Hello friends, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की। जी हाँ फ्रेंड्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक वन ऑफ द पार्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, जहाँ पर किस तरह से एम्प्लॉयज़ या फिर पर्सनल रिस्पॉन्सिबल होते हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग किस तरह से होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, हम बिगिन करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के मीनिंग के साथ। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग जो है वो हमारी मैनेजमेंट को हमारी बजटरी कंट्रोल और कॉस्ट कंट्रोल में हेल्प करती है। ये फोकस करती है हमारी कॉस्ट कंट्रोल में, और ये उनके साथ रिस्पॉन्सिबल होती है जो कि इसके ड्राइवर होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग ऑन द अदर हैंड एक कंट्रोलिंग सिस्टम है, जहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है इंडिविजुअल्स को उनके पर्टिकुलर अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। अगर अदर मैकेनिज्म या फिर अदर कंट्रोल मैट्रिक्स को अगर हम देखें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट करती है हमारे डिपार्टमेंटल मैनेजर के साथ, और वो इनडायरेक्टली रिमेन होती है। जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एक डायरेक्ट वन फैक्टर होता है जो कि विजिबल होता है हमारी कंसर्न डिपार्टमेंट हेड के साथ। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में बजटिंग इन्वॉल्व होती है और उसी के साथ साथ इंटरनल अकाउंटिंग, जो कि हर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर जो होते हैं हमारी फर्म के, उनके लिए भी ये इन्वॉल्वमेंट होता है। ये एक हमारी मैनेजमेंट के गोल को अचीव करने के लिए भी हेल्प करती है, जैसे कि हमारे प्लानिंग, क्रिएटिंग, कंट्रोलिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स को बनाने के, जो फर्म के बनाने के लिए जो काम होते हैं, उन सब गोल्स को अचीव करने के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग जो है वो हेल्पफुल होती है। अब ये टाइप की जो अकाउंटिंग है वो प्राइमरीली इन्वॉल्व होती है, जो कि मंथली या फिर एनुअल बजट को प्रिपेयर करते हैं एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के लिए। और यहाँ पर हम हमारे कॉस्ट और रेवेन्यू जो होती है हमारी फर्म को, उसे भी अंडरटेक करते हैं। अब हमारा जो मैनेजमेंट होता है वो मेंटेन करता है मंथली, क्वार्टरली या फिर एनुअली रिपोर्ट को, और उसे सेंड कर देता है हमारी मैनेजर को, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके डिपार्टमेंट के लिए। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो एवरी डिपार्टमेंट होता है हमारी कंपनी का, उसको एक रिपोर्ट मिलता है जहाँ पर एक मंथली बजट होता है, और उसी के साथ साथ उसका एक्चुअल अमाउंट ऑफ कॉस्ट या फिर रिसेंट मंथ का एक्चुअल अमाउंट जो स्पेंड किया गया है उसके बारे में भी जानकारी होती है। तो ये जो रिपोर्ट है इसमें डे टू डेट बजट या फिर एक्चुअल स्पेंडिंग का भी इंफॉर्मेशन होता है। तो ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की एक ब्रीफ आइडिया। इसके बाद हम बात करेंगे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की हिस्ट्री की। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग जो है वो 1920 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और उसका एक मेजर इंटेंशन ऐसे था कि हमारे जो डिफरेंट लेवल्स होते हैं अथॉरिटी में, ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट में, उसको हम इजीली हैंडल कर सकें। लेकिन ड्यूरिंग 1950 और 1960 में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, हमारी कंपनी की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है उसका जो डिमांड है या फिर उसकी जो एक सिग्निफिकेंस है वो बहुत रैपिडली इंक्रीज़ हो गई, और उसकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। और हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग या फिर डिसेंट्रलाइजेशन का यूज जो है वो हमारी हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कर लिया गया। यानी कि हम जो देखते हैं इसका ट्रेस 1920 में मिलता है, लेकिन 1950 और 60s में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग को हमने बहुत अच्छे से यूज़ करने के लिए शुरू कर दिया था। अब हम बात करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की कुछ डेफिनेशंस की। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में एक सिस्टम ऑफ कंट्रोल होता है, जहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि असाइन की गई होती है हमारे कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, और पर्सन्स जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कर दिए जाते हैं, उनके ऊपर ये कंट्रोलिंग कॉस्ट की जिम्मेदारी होती है। तो प्रॉपर अथॉरिटी जो है वो हमें पर्सन्स को असाइन करनी पड़ती है, ताकि वो हमारी परफॉर्मेंस को एबल कर सके और हमारी परफॉर्मेंस पर ध्यान दे सकें। अब परफॉर्मेंस की केस में अगर बात कर दी जाए तो प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड जो होते हैं वो पर्सन के साथ असाइन कर दिए होते हैं, और उनको उनकी ड्यूटी भी पर्सनली समझा दी जाती है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में इसी चीज़ पर हम एम्फोसिस करते हैं कि हम हमारी सिस्टम से ज़्यादा हमारी मैन पावर, हमारी पर्सनल पर ज़्यादा निर्भर करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की डेफिनेशन दी है एंथनी एंड रीस ने। वो कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एक टाइप ऑफ मैनेजिंग अकाउंटिंग है, जो कि हमारे प्लान्ड और एक्चुअल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को
कलेक्ट करता है और रिपोर्ट करता है हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर को। इसी के साथ चार्ल्स हॉर्नग्रेन ने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की डेफिनेशन दी है। उनका ऐसे कहना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है जहाँ पर हमारे वेरियस जो डिसीजन सेंटर्स होते हैं उनको हम रिकॉग्नाइज करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, और हमारी इंडिविजुअल मैनेजर्स के जो कॉस्ट है उन्हें भी ट्रेस कर देते हैं। और ये जो इंडिविजुअल मैनेजर्स होते हैं वो प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे डिसीजन मेकिंग के लिए हमारे कॉस्ट क्वेश्चन को लेकर। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में पर्टिकुलरली हम क्या कर रहे हैं, तो हम हमारा जो मैन पावर है, जो हमारे हेड्स है, जहाँ जिन्हें हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर दी है, उनके ऊपर हम जिम्मेवारी छोड़ते हैं हमारी कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक्स की। तो ये है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की डेफिनेशन। अब हम बात करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के एक एग्जाम्पल की। मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखूँगी जिससे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या है इसके बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। अब मान लो एक मैनेजर है, मैनेजर ए, जिसे कि हमने रिस्पॉन्सिबल कर दिया है पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट के लिए। अब उसके डिपार्टमेंट के लिए वो उसका बजट तैयार करता है और वो रिस्पॉन्सिबल होता है उसका डिपार्टमेंट अंडर बजट काम कर रहा है या नहीं इसलिए। तो अब जो इफिकेसी होती है हमारी सिस्टम की या फिर हमारा जो मैनेजमेंट होता है, वो हमारा मैनेजमेंट इस मैनेजर को सभी तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करता है। मे बी वो इन्फॉर्मेशन उसके डिपार्टमेंट के लिए गुड हो या फिर बैड हो, लेकिन जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन सारी की सारी मैनेजमेंट के थ्रू इस मैनेजमेंट को दी जाती है। अब इस मैनेजर को हमने फुल्ली अवेयर कर दिया होता है कि किस तरह से हमें हमारे टारगेट को सेट करना है, और ये जो मैनेजर है वो ये काम कर देता है कि किस तरह से उसकी जो थिंग्स है वो मूव करेंगे या फिर कौन से एरियाज़ है जहाँ पर उसे स्ट्रिक्ट अटेंशन लेना पड़ेगा। तो जो एक्चुअल स्पेंडिंग होती है हमारी बजटेड टारगेट के ऊपर चली जाती है, तब हमारा ये जो मैनेजर होता है जो कि मिस्टर ए है, वो उस एरर को ट्रेस करता है और उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन लेता है। और अगर इफ़ एग्ज़ाम्पल अगर बजट ज़्यादा बढ़ते जा रहा है या फिर उसका डिपार्टमेंट अंडर बजट काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए ये जो मिस्टर ए है वो कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल रहेगा, क्योंकि उसके डिपार्टमेंट का जो परफॉर्मेंस है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीटली उसके ऊपर है। तो वही अकाउंटेबल रहेगा, वही आंसरेबल रहेगा। तो आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि कोई भी एक पर्सोनेल है जिसे हम हेड बना देते हैं, जिसके ऊपर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं और उसी को जिम्मेवार करते हैं हम उसकी परफॉर्मेंस के लिए, उसके डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस के लिए। तो इस एग्जाम्पल से रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एक्चुअली किस तरह से काम करती है वो हमें क्लियर हो जाता है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के कुछ फीचर्स हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब जो मेन फीचर होता है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का, उसमें हमें कॉस्ट सेंटर को डिफाइन कर देना होता है हमारी इनिशियल स्टेज में, जहाँ पर हम हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर को अर्लियर रेफर कर देते हैं। अब जो हर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर होता है वहाँ पर हमें एक फिक्स्ड टारगेट हमारी हर डिपार्टमेंट को देना होता है, जो कि हमें फिक्स्ड डेडलाइन या फिर डिफाइंड डेडलाइन में अचीव कर देना होता है उसे। और ये जो टारगेट हमने सेट कर दिए होते हैं वो हमारी सेंटर के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होते हैं। उसके बाद हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने का काम करते हैं और उसे कंपेयर करते हैं हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंसेस के साथ हमारी टारगेट परफॉर्मेंस को लेकर। अगर हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस और टारगेट परफॉर्मेंस में कोई वरायंस आता है, तो उस वरायंस को एनालिसिस करने का काम हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर करते हैं और उनके ऊपर ईच सेंटर में हमें एक करेक्टिव एक्शन फिक्स करनी होती है। और करेक्टिव प्लान्स जब भी हमारी मैनेजमेंट लेती है तो वो इंडिविजुअल को कम्युनिकेट कर दी जाती है, जो कि कंसर्न्ड पर्सन होता है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का, या फिर जो कोई पर्सन होता है जो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की केयर लेता है। तो ये सारे फीचर्स होते हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के। इसके बाद हम बात करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की रिक्विजिट्स के बारे में। अब ये कौन से इफ़िशिएंट इम्प्लीमेंटेशन फैक्टर्स है जो कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के लिए ज़रूरी होते हैं। तो कंपनी के पास ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का एक क्लियरली डिफाइंड अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए विदाउट एनी एम्बिगिटी। यानी कि जिस पर्सन को आप अकाउंटेबल कर रहे हैं उस पर्सन को अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में क्लियरली डिफाइन करना ज़रूरी होता है, उससे कोई भी बात हम छुपा नहीं सकते। फिर
एक क्लियर कट मेजर और क्लियर कट स्टैंडर्ड हमारे पास वेल डिफाइंड होने चाहिए, जिसके ऊपर हम हमारी परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन करने वाले हैं। और ये जो हम मेजर्स या स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं उसके बारे में हमारी वो जो पर्सोनेल है, ये जो हेड हमने रिस्पॉन्सिबल करके रखे हैं, उनको हमें अवेयर कर देना चाहिए। अब जो मैनेजर होता है वो अकाउंटेबल होता है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के लिए, और उन्हें पता होना चाहिए हमारे इवैल्यूएशन पैरामीटर्स के बारे में, जो कि हमारी अटमोस्ट क्लैरिटी इन एडवांस में उन्हें पता होनी चाहिए, तभी वो उनके टारगेट को अचीव करने के लिए अच्छे से काम कर सकते हैं। अब वो जो कि अकाउंटेबिलिटी के लिए या फिर हमारी इवैल्यूएशन पैरामीटर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो हमारी लेवल ऑफ मैनेजर कंट्रोलेबल होने चाहिए, वो फैक्ट्स कंट्रोलेबल होने चाहिए हमारी मैनेजर की हाथ में। अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स जो हैं उनको हम सेपरेटली एड्रेस करते हैं, क्योंकि अगर कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो बियॉन्ड कंट्रोल होते हैं और मैनेजर उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकता, तो उन फैक्टर्स को हम बाद में एड्रेस कर देते हैं। लेकिन ये जो अकाउंटेबल या फिर कंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं उनके लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो मैनेजर्स हैं उनको हमें अवेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। या फिर अगर हम रिक्विजिट्स की बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में, तो हमारे जो पर्सोनेल या फिर हमारे जो हेड रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे डिपार्टमेंट के, उनको हमें इन एडवांस कंप्लीट आइडिया हमारे बिजनेस को लेकर, हमारे टारगेट्स को लेकर, हमारे स्टैंडर्ड्स को लेकर, हर चीज़ को लेकर पूरी आइडिया हमें इन एडवांस वेल डिफाइन कर देनी चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की। अब किस तरह के रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर होते हैं, तो यहाँ पर कई तरह के रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन में देखने मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉस्ट सेंटर की। ये एक यूनिट होता है कंपनी का, जहाँ पर हम हमारे कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए ये वाला जो सेंटर है वो यूज़ करते हैं। अब ये कॉस्ट सेंटर जो है वो जनरली यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। अब एक कॉस्ट सेंटर जो है वो कंट्रोल करता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की फंक्शंस को, और दूसरे डिपार्टमेंट के फंक्शंस पर इसका कंट्रोल नहीं होता, जैसे कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट है या फिर इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट में है। अब यहाँ पर एक पॉइंट हमें नोट करना होगा कि जो मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी कॉस्ट सेंटर के लिए, वो रिस्पॉन्सिबल होता है सिर्फ कंट्रोलेबल कॉस्ट के लिए, और नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट पर उसका कोई भी जोर नहीं होता। तो ये होता है हमारा कॉस्ट सेंटर, जो कि हमारी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ एसोसिएटेड होता है। नेक्स्ट सेंटर जो है वो है रेवेन्यू सेंटर। अब जो रेवेन्यू सेंटर है ये एक यूनिट है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है रेवेन्यू जनरेशन के लिए, और दूसरे बिजनेस फंक्शंस पर ये काम नहीं करता। अब रेवेन्यू सेंटर जो है वो जनरली मार्केटिंग डिपार्टमेंट या फिर सेल्स डिपार्टमेंट में काम करता है। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट जो है वो रेवेन्यू सेंटर के एग्जाम्पल्स हैं। अब नेक्स्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है वो है प्रॉफिट सेंटर। ये जो सेंटर है वो अकाउंटेबल होता है बोथ कॉस्ट सेंटर और रेवेन्यू सेंटर के लिए, क्योंकि प्रॉफिट सेंटर में तभी प्रॉफिट होगा जब हम कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे और रेवेन्यू को ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करेंगे। अगर हम एक एग्जांपल ले हमारी फैक्ट्री का, जहाँ पर हमारे कॉस्ट यानी कि रॉ मटेरियल है और जहाँ पर हमारी रेवेन्यू है प्रोडक्ट में, उसे ट्रांसफ़र कर देते हैं हम हमारी डिपार्टमेंट को। और हमारे जो ब्रांचेस होते हैं कंपनी के, जो कि डिफरेंट रीजन्स में काम करते हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी दोनों भी कॉस्ट और रेवेन्यू सेंटर के लिए। तो हमारा जो प्रॉफिट सेंटर है वो काम करता है हमारे कॉस्ट सेंटर और रेवेन्यू सेंटर दोनों के साथ। तो दोनों में भी, यानी कि हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हम हमारी कॉस्ट को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, और हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा सेल कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर हमारी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो मेंटेन होगी और हमारा प्रॉफिट सेंटर जो है वो अच्छे से काम करेगा। नेक्स्ट जो सेंटर के बारे में हम बात करेंगे वो है इन्वेस्टमेंट सेंटर। अब ये जो सेंटर है वो कंट्रोल करता है हमारी कॉस्ट को, रेवेन्यू को और इन्वेस्टमेंट को। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जो एक पर्सन रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी एसेट के इन्वेस्टमेंट को हमारी कंपनी को लेकर, वो मोस्ट इफिशिएंटली काम कर सकता है। अब ऐसे कॉस्ट सेंटर जो हैं वो वर्क करते हैं एज अ सेपरेट एंटिटी, यानी कि हर हेड क्वार्टर में इन्वेस्टमेंट सेंटर को देखा जाता है, और कंपनी जो है वो उसके परफॉर्मेंस जो होते हैं इन्वेस्टमेंट सेंटर की, उसको मेजर कर देती है डिफरेंट रेशो की तरह, जैसे कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट रेशो है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड रेशो है, और कई तरह के रेशोज हैं जिससे हम हमारी इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट सेंटर जो है वो हमारी इन्वेस्टमेंट, बिजनेस की इन्वेस्टमेंट कहाँ पर हो रही है, कैसे हो रही है, उसके ऊपर काम करते हैं। तो ये जो डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स है वो हमें डिसाइड करने होते हैं, डिफाइन करने होते हैं, ताकि
अलग अलग डिपार्टमेंट में ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है वो अपना अपना काम कर सकें और अलग अलग डिपार्टमेंट को स्मूथली रन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हेल्प कर सकें। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के बाद हम बात करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के स्टेप्स की। तो कौन से स्टेप्स हमें लेने पड़ते हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में। सबसे पहले हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर को प्रॉपरली डिफाइन कर देना होता है। उसके बाद हर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के लिए हमें टारगेट को सेट करना पड़ता है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेट करना होता है। उसके बाद हमें हमारी रियल परफॉर्मेंस जो है उस रियल परफॉर्मेंस को कंटिन्यूअसली ट्रैक करते रहना चाहिए और हमारे जो रियल परफॉर्मेंस है उन रियल परफॉर्मेंस को हमें रेगुलरली हमारे सेट टारगेट के साथ कंपेयर करना है। अगर हमारे इस कंपैरिजन में हमें किसी भी वरायंस का रीज़न मिलता है या फिर हमें कोई भी डिफरेंस मिलता है तो हमें उन डिफरेंस को या फिर उन वरायंसेस को ढूंढना होता है और मैनेजमेंट इन वरायंसेस पर करेक्टिव एक्शंस इमीडिएटली लेने के लिए काम करते हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के थ्रू। यानी कि हमारी मैनेजमेंट इन्फॉर्म करती है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर को इन वरायंस को रिड्यूस करने के लिए या फिर रेक्टिफाई करने के लिए। तो ये जो स्टेप्स होती हैं ये स्टेप्स हम देखते हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे इनपुट्स एंड आउटपुट की। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन जो है वो डिपेंड करता है हमारी इंफॉर्मेशन के इनपुट्स एंड आउटपुट की एक्यूरेसी पर, क्योंकि हमारा जो डेटा होता है जैसे कि हमारा रॉ मटेरियल, लेबर आवर्स, क्वांटिटी, ये सारे इनपुट्स होते हैं, जबकि हमारे फिनिश्ड प्रोडक्ट जो हैं वो हमारे आउटपुट होते हैं। तो इनमें छुपी हुई जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन हमारी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट जो कंपोनेंट होता है वो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है ये एक मोस्ट क्रिटिकल कंपोनेंट होता है। फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है हमारी अकाउंटिंग सिस्टम की वो डिपेंड करती है हमारी प्रॉपर रिकॉग्निशन पर हमारी रिस्पॉन्सिबल सेंटर की। नेक्स्ट जो होता है वो होता है हमारा टारगेट और एक्चुअल इंफॉर्मेशन। जैसे कि हमारा डेटा टारगेट पर ओरिएंटेड होता है और हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस हम उसके साथ कंपेयर कर देते हैं, तो जो एक फंडामेंटल इवैल्यूएशन होता है हमारी परफॉर्मेंस का वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर पर डिपेंड करता है। तो हमारे पास टारगेट और एक्चुअल इन्फॉर्मेशन का होना ज़रूरी होता है। ये हमारे कंपोनेंट होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के। उसके बाद हमारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के साथ एक इंटर रिलेशन होना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर हम कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को असाइन कर रहे हैं या फिक्स कर रहे हैं तो वो क्लियरली डिफाइन कर देनी चाहिए हमारी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के साथ। इससे क्या होता है, तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग जो है वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर सकता है, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की क्लैरिटी जो है वो बहुत ही क्रूशियल होती है हमारे लिए। और कंपनी जो कि हमारी अकाउंटिंग सिस्टम को डेवलप करती है वो इन लाइन चलती है हमारी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के साथ। तो इंटर रिलेशनशिप हमारी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कंपोनेंट होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का वो है असाइनिंग कॉस्ट और रेवेन्यू टू एन इंडिविजुअल। अब किसी भी अकाउंटिंग सिस्टम के सक्सेस के लिए कंपनी को उसके कॉस्ट एंड रेवेन्यू को इंडिविजुअल के साथ असाइन करना बहुत ज़रूरी होता है और ये जो इंडिविजुअल है वो रिस्पॉन्सिबल होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के लिए। तो हम उसी इंडिविजुअल को क्वेश्चन करेंगे जिसके लिए वो आंसरेबल होगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कंपोनेंट्स हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की। अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग हमारे लिए क्यों बेनिफिशियल है, तो ये हमारी मैनेजमेंट को एक प्रॉपर कंपनी स्ट्रक्चर और एक प्रॉपर पर्सन जो कि अकाउंटेबल कर सके हम किसी भी रिस्पॉन्सिबल सेंटर को, उसे लाने में एनकरेजमेंट करने के लिए हेल्पफुल होता है। अब जो मैनेजर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी डिपार्टमेंट के आउटकम के लिए, तो उसका डायरेक्ट अटेंशन या फिर उसका जो डायरेक्ट एंगेजमेंट होता है उसकी एक्टिविटीज़ के साथ या फिर उसकी टीम के साथ, उसे हमें हाई रखना पड़ता है। अब ये मैनेजर जो रिस्पॉन्सिबल होता है उसकी परफॉर्मेंस के लिए उसके डिपार्टमेंट के, तो वो एक मोर अटेंटिव होना चाहिए वे ना जब भी कोई चीज़ हैपन होती हो, और ये उसको एक्सप्लेन भी करना होता है परफॉर्मेंस वेरिएशन को। अगर उसके परफॉर्मेंस में कुछ वेरिएशन आ रहे हैं तो उसके लिए वो अकाउंटेबल होता है।
है, तो उस पर्सन को हम अकाउंटेबल पकड़ सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में। क्योंकि अगर एक टीम में अगर हम काम करें तो हम किसी के ऊपर डायरेक्टली क्लेम नहीं कर सकते कि किसी एक की वजह से हमारी ये रिजल्ट हम अचीव नहीं कर पाए। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की गई होती है किसी एक पर्टिकुलर हेड के साथ, और वो पर्टिकुलर हेड को ही हम पूछ सकते हैं और उस पर्टिकुलर हेड से ही हम इंफॉर्मेशन को ला सकते हैं। देन इट असिस्ट इन कंपेयरिंग द एक्चुअल रिजल्ट विथ बजटेड। ये हमारे एक्चुअल रिजल्ट को बजटिंग रिजल्ट के साथ कंपेयर करने के लिए भी असिस्ट करता है, जो कि हमारे लिए हेल्पफुल होता है। ये सिस्टम जो है जहाँ पर एम्प्लॉयज़ मोर रिस्पॉन्सिबल होती है और सीरियस होती है उनके काम को लेकर, और अवेयर होती है जहाँ पर उनका रिव्यू जो है वो हमेशा लिया जाता है। तो एम्प्लॉयज़ जो है वो हमेशा कॉन्शियस रहती हैं उनके काम को लेकर, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी में रिजल्ट होता है। मैनेजमेंट को एक असिस्टेंस मिलता है उनके प्लान्स को प्रिपेयर करने के लिए, या फिर उनके फ्यूचर एक्सपेंडिचर का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, जो कि उसके रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के लिए स्ट्रक्चर बनाने के लिए हेल्पफुल होता है कंपनी का। तो यहाँ पर भी ये हेल्पफुल होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कॉस्ट कंट्रोल सिस्टम के साथ काम करती है, तो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कॉस्ट कॉन्शियस हो जाते हैं और उसके हिसाब से ही काम करते हैं, जो कि बेनिफिशियल होता है हमारी प्रॉफिटेबिलिटी अर्न करने के लिए। ये जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो इंश्योर करती है सभी को हमारी कंपनी के बारे में अवेयर करने के लिए, साथ ही साथ हमारे इंडिविजुअल गोल को भी डिफाइन करती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग हेल्पफुल साबित होती है क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो बेटर कंट्रोल कर सकते हैं हमारी कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को, और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो होता है वो प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग की वजह से होता है, जो कि करेक्टिव एक्शन को क्विकली हमें दे देता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इस तरह से बेनिफिशियल होती है, इस तरह से हमें एडवांटेजेस होती है। अब एडवांटेजेस के साथ ही कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के, जैसे कि हमारे जो सक्सेसफुल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम है उसकी परक्विजिट को मीट करना बहुत बार डिफ़िकल्ट हो जाता है, यानी कि बहुत बार ये जो सिस्टम है वो इनएक्यूरेट भी साबित हो सकती है। अब इसमें हाईली स्किलफुल मैनेजर का होना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी अकाउंटिंग सेंटर के लिए। तो हाईली रिस्पॉन्सिबल या फिर हाईली स्किलफुल मैनेजर हमारी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के लिए असाइन करना हमारी कंपनी की कॉस्ट को बढ़ा देता है। साथ ही साथ ये जो अकाउंटिंग सिस्टम है ये सिर्फ कंट्रोलेबल कॉस्ट के साथ काम करती है और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट पे इसका कोई भी जोर नहीं चलता है। इसके बाद कंपनी जो है वो अनेबल होती है उसके गोल्स को और रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर पर्सन को प्रॉपरली कम्युनिकेट करने में, तो ये जो सिस्टम है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की ये कम्प्लीटली फेल्यूर साबित होती है। अगर एक कंपनी अनेबल हो जाती है उसके जो शेयर्स या फिर ट्रिगर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने में, और मैनेजर अगर उनके वैरायंसेस को टाइम टू टाइम अगर जज नहीं कर सकता, अगर डिफाइन नहीं कर सकता, तो उनके थ्रू जो डिले हो रहा है वो डिले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव को मीट नहीं कर सकता, क्योंकि जहाँ पर डिले होता है वहाँ पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग जो है उसका पुअर परफॉर्मेंस देखने मिल जाता है। अब वहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर क्लैशेस देखने को मिलते हैं हमारी इंडिविजुअल में और हमारे कंपनी के गोल में, और ये जो क्लैशेस हैं वो हमारे इफ़िशिएंट इम्प्लीमेंटेशन को नहीं कर सकती कंप्लीट। सो ये जो क्लैशेस हैं वो क्लैशेस भी हमें लिमिट कर देते हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के फंक्शनिंग में। और अगर यहाँ पर एक इफ़ेक्टिव रिपोर्टिंग सिस्टम का एब्सेंस अगर होगा तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग मेथड है वो कम्प्लीटली फेल हो जाएंगी हमारे एक्यूरेट रिजल्ट्स को देने में। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के कुछ लिमिटेशंस भी है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, लेकिन इसके कंपेयर में उसके एडवांटेजेस या फिर उसके बेनिफिट्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसी की वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग जो है वो बहुत ही पॉपुलर हो गई है इन दिनों में। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग बहुत ही हेल्पफुल साबित होती है, यूजफुल साबित होती है कंपनी को उसके जो कुछ भी एम्स है उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए, और ये मैनेजमेंट को एक इन्फॉर्मेशन देती है जो कि हमारी कॉस्ट और रेवेन्यू को प्रैक्टिकल डिसीजन लेने के लिए हेल्पफुल साबित होती है। मोरोवर ये मैनेजर्स को एक फ्रीडम भी प्रोवाइड करती है सिस्टम, जहाँ पर वो मैनेजर उसके स्किल्स को यूज करता है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में और वहाँ से उसके ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने की कोशिश करता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में एक पर्सन को फुल्ली सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, सारी अथॉरिटी दी जाती है, जहाँ से वो उसकी
परफॉर्मेंस कर सके और उसकी परफॉर्मेंस में कंपनी का एक जो कॉमन गोल है उसको अचीव कर सके। सो फ्रेंड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के बारे में सारी बेसिक चीज़ें जो हैं वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। उसे बहुत ही डिटेल में मैंने आपके सामने एक्सप्लेन भी कर दिया है। सारे बेसिक कंसेप्ट, सारे थेरेटिकल कंसेप्ट मैंने इसमें इन्वॉल्व कर दिए हैं। फ्रेंड्स, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का ये वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। साथ ही साथ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले। इन सारी वीडियोस को आप आपके फ्रेंड के साथ और आपके नीडी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स, हम लोग फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।